नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम समाजशास्त्र विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न 1 है, समाजशास्त्र का मुख्य कार्य क्या है? समाज की व्याख्या करना, समाज का इतिहास लिखना, समाज का न्याय करना या समाज का धर्म बताना। तो जो समाजशास्त्र का मुख्य कार्य है वह है समाज की व्याख्या करना। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र की विशेषता क्या है? यह मूल्यनिष्ठ है, यह भविष्यवाणी करता है, यह तथ्यपरक है, यह केवल दर्शन है। तो जो समाजशास्त्र है यह तथ्यपरक है और यह तथ्यों का अध्ययन करता है प्रत्यक्षवाद के आधार पर। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र किन 2 स्तरों पर अध्ययन करता है? व्यष्टि और समष्टि, मनोवैज्ञानिक और जैविक, तकनीकी और सांस्कृतिक, भौतिक और आध्यात्मिक। तो जो समाजशास्त्र है वो व्यष्टि और समष्टि के स्तर पर अध्ययन करता है, जिसमें व्यष्टि जो है, व्यष्टि जब अध्ययन का जो केंद्र होता है व्यक्ति होता है, जब समाजशास्त्रीय अध्ययन का केंद्र व्यक्ति होता है तो उसे व्यष्टि स्तर बोलते हैं, और जब जो अध्ययन का केंद्र होता है संपूर्ण समाज होता है उस चीज को समष्टि बोलते हैं। तो समाजशास्त्र 2 स्तरों पर अध्ययन करता है, व्यष्टि और समष्टि, यानी कि व्यक्ति का भी अध्ययन करता है और संपूर्ण समाज का भी अध्ययन करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, किसने कहा है? तो समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, यह कहा है आपके स्पेंसर ने, दुर्खीम ने, कोम्टे ने या मार्क्स ने? तो यह कहा है आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने कि समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। समाज शास्त्र का अध्ययन किस पद्धति से किया जाता है? दार्शनिक अनुमान, वैज्ञानिक पद्धति, धार्मिक शास्त्र या मिथकीय कथा? तो समाज शास्त्र का जो अध्ययन होता है वह वैज्ञानिक पद्धति से होता है। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, किसका मत है? ऑगस्ट कोम्टे, वेबर, दुर्खीम या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषता क्या है? समाज का व्यक्तिपरक अध्ययन, समाज का वस्तुनिष्ठ अध्ययन, समाज का केवल इतिहास या समाज का धार्मिक दृष्टिकोण? तो जो समाज की मुख्य विशेषता है वह यह है कि समाज का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की बहस मुख्यतः किन दृष्टिकोणों में होती है? औपचारिक और ऐतिहासिक, औपचारिक और यथार्थवादी, यथार्थवादी और तुलनात्मक, तुलनात्मक और वर्णनात्मक? वैसे तो सभी ये जो क्षेत्र दिए हुए हैं समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बहस के विषय है, परंतु अगर हम देखेंगे तो औपचारिक और यथार्थवादी मुख्य 2 दृष्टिकोण हैं। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र के औपचारिक दृष्टिकोण अथवा विशेषात्मक यथारूपेण संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक है आपके हर्बर्ट स्पेंसर। समाजशास्त्र के यथार्थवादी दृष्टिकोण या समन्वयात्मक संप्रदाय का मुख्य प्रतिपादक कौन था? दुर्खीम, ऑगस्ट कोम्टे, वेबर या जॉर्ज सिमेल? तो यथार्थवादी दृष्टिकोण का जो प्रवर्तक है वो है, या प्रतिपादक हम कहेंगे, वो है आपका इमाइल दुर्खीम। जब बात होती है यथार्थवादी की तो इमाइल दुर्खीम की बात आएगी, और औपचारिक की बात आएगी तो ये बाकी सारे राइटर्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं औपचारिक दृष्टिकोण यथारूपेण संप्रदाय या समाजशास्त्र का अध्ययन किस पर करता है, यानी कि जो आपका औपचारिक दृष्टिकोण है या यथारूपेण संप्रदाय है वह समाजशास्त्र का अध्ययन किस आधार पर करता है? विशिष्ट संस्थानों पर, सामाजिक संरचनाओं पर, या सामाजिक रूपों और संबंधों पर, या सांस्कृतिक धरोहर पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक रूपों और संबंधों पर। इसका क्वेश्चन आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यथार्थवादी दृष्टिकोण या समन्वयात्मक संप्रदाय किसे कहते हैं? सामाजिक संबंधों के स्वरूप को, सामाजिक संस्थाओं और तथ्यों को, दार्शनिक विचारों को, या धार्मिक मान्यताओं को? तो जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है या जिसे समन्वयवादी संप्रदाय भी कहते हैं, यह सामाजिक संस्थाओं और तथ्यों को अत्यधिक महत्व देता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र और नरविज्ञान का संबंध विशेष रूप से किस प्रकार के समाज के अध्ययन में उपयोगी है? शहरी समाज, ग्रामीण व जनजातीय समाज, औद्योगिक समाज या उत्तराधुनिक समाज? तो समाजशास्त्र और नरविज्ञान का जो संबंध है वह विशेष रूप से औद्योगिक समाज के अध्ययन में उपयोगी है। प्रश्न है आपका, भारतीय समाजशास्त्र में नरविज्ञान का विशेष योगदान किसके अध्ययन में है? औद्योगिक संबंध, नगरीकरण, जाति और जनजाति, वैश्विक पूंजी? तो नरविज्ञान का जो विशेष योगदान है वह आपका जाति और जनजाति के संबंध में है। तो भारतीय समाजशास्त्र में नरविज्ञान का जो विशेष योगदान है वह जाति और जनजाति के संबंध में है। अगला प्रश्न है आपका, नरविज्ञान में प्रयुक्त एथनोग्राफी किसका अध्ययन है? धार्मिक प्रतीक का, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का, राजनीतिक संगठन का या आर्थिक उत्पादन का? तो जो एथनोग्राफी है इसका अध्ययन सीधा सीधा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से होता है, तो उसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र का अध्ययन अधिकतर किस प्रकार के समाज पर केंद्रित है? पूर्व औद्योगिक समाज, औद्योगिक समाज या आधुनिक समाज, केवल आदिम समाज, केवल धार्मिक समाज? तो समाजशास्त्र का अध्ययन अधिकतर औद्योगिक और आधुनिक समाज पर केंद्रित है। नरविज्ञान का अध्ययन किसे अधिक महत्व देता है? तकनीकी परिवर्तन को, सामाजिक संबंध को, संस्कृति और जैविक विकास को? तो इसका आंसर है आपका संस्कृति और जैविक विकास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम या पार्सन्स? तो आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत के साथ नाम जुड़ा हुआ है कार्ल मार्क्स का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्र की तुलना में कैसा है? व्यापक है, संकीर्ण और विशेषीकृत है, केवल सांस्कृतिक है, केवल ऐतिहासिक है? तो अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण है समाजशास्त्र की तुलना में संकीर्ण और विशेषीकृत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र का दृष्टिकोण अर्थशास्त्र की तुलना में कैसा है? केवल आर्थिक, व्यापक और समग्र, केवल तकनीकी, केवल ऐतिहासिक? तो जो समाजशास्त्र का दृष्टिकोण है वो किसी भी तुलना में व्यापक और समग्र है बाकी शास्त्रों की अपेक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापक और समग्र। अगला प्रश्न है आपका, धर्म और पूंजीवाद के संबंध का अध्ययन किसने किया है? दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, वेबर या स्पेंसर? तो धर्म और पूंजीवाद के संबंध का जो अध्ययन किया है वो आपके मैक्स वेबर ने किया है अपनी पुस्तक द प्रोटेस्ट, एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म में। अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है यह किसने कहा है? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रिकार्डो या केन्स? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड मार्शल, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी एडम स्मिथ ही लगाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है, अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करता है, यह कहा है आपके अल्फ्रेड मार्शल ने। अगला प्रश्न है आपका, राजनीतिक विज्ञान सत्ता को कैसे परिभाषित करता है? या राजनीति विज्ञान सत्ता को कैसे परिभाषित करता है? आदेश देने और पालन कराने की क्षमता, केवल संस्कृति, केवल धर्म, केवल अर्थव्यवस्था? तो जो राजनीति विज्ञान है वो आदेश देने और पालन कराने की क्षमता से संबंधित है और उसे ही परिभाषित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र सत्ता को कैसे परिभाषित करता है? सामाजिक संबंधों में प्रभुत्व, केवल राजनीति, केवल धर्म, केवल संस्कृति? तो समाजशास्त्र सत्ता को प्रभावित करता है सामाजिक संबंधों में प्रभुत्व कर, यानी कि जो सोशल रिलेशन है उनमें डोमिनेशन स्थापित करके या स्टेबल करके। ठीक है, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकतंत्र का अध्ययन किस विषय में होता है? राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों में, केवल समाजशास्त्र में, केवल अर्थशास्त्र में, केवल धर्मशास्त्र में? तो देखिए, जो लोकतंत्र का अध्ययन है वो राजनीति विज्ञान में भी होता है, समाजशास्त्र में भी होता है, अर्थशास्त्र में भी होता है और धर्मशास्त्र में भी होता है। लेकिन जो सबसे सही आंसर है राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों में, ये ज्यादा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों। अगला प्रश्न है आपका, राजनीतिक समाजीकरण किसे कहते हैं?
राजनीति संबंधी मूल्य और मान्यताओं का समाज में प्रसार, केवल आर्थिक मूल्य, केवल धार्मिक मूल्य, केवल सांस्कृतिक मूल्य। तो राजनीतिक समाजीकरण जो है वो राजनीति संबंधी मूल्य और मान्यताओं का समाज में प्रसार करता है, उसे ही क्या बोलते हैं? राजनीतिक समाजीकरण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का संयुक्त उद्देश्य क्या है? समाज और राजनीतिक व्यवस्था की परस्पर क्रिया को समझना, केवल संस्कृति का अध्ययन करना, केवल धर्म का अध्ययन करना, केवल अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। तो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का जो संयुक्त उद्देश्य है वह है आपका समाज और राजनीतिक व्यवस्था की परस्पर क्रिया को समझना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सोसाइटी इज वेब ऑफ सोशल रिलेशंस, यह किसने कहा है? तो सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशन, यानी कि समाज सामाजिक संबंधों की या का एक जाल है। इसको हिंदी में बोलते हैं समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। किसने कहा है? ये कहा है आपके मैकाइवर एवं पेज ने। अगला प्रश्न है आपका, समाज का मूल आधार क्या है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या संस्कृति? तो समाज का मूल आधार सामाजिक संबंध है। अगला प्रश्न है आपका, सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ ग्रुप, समाज समूहों का समूह है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा दी है आपकी ग्रीन ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, समाज का सबसे छोटी इकाई क्या है, या समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? राज्य, परिवार, समुदाय या समूह? तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपका परिवार। सामाजिकरण किस प्रक्रिया को कहते हैं? केवल शिक्षा, केवल धर्म का अभ्यास, केवल परिवार का पालन, व्यक्तियों को समाज की मान्यताओं और मूल्यों से जोड़ना। व्यक्तियों को समाज की मान्यता और मूल्य से जोड़ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सामाजिकरण क्या है? व्यक्तियों को समाज की मान्यता और मूल्यों से जोड़ता है, उसे ही क्या बोलते हैं? सामाजिकरण बोलते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक समूह का उदाहरण है? राजनीतिक दल, सहकारी समिति, परिवार, औद्योगिक समिति। तो उसका सही आंसर परिवार है। गौण समूह का उदाहरण है? परिवार, राजनीतिक दल, मित्र समूह या छोटे छोटे खेल समूह। तो गौण समूह का उदाहरण है राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक संस्था किसे कहते हैं? केवल परिवार, केवल धर्म, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संगठित व्यवस्था या केवल राजनीति? तो जो सामाजिक संस्था है वो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक संगठित व्यवस्था है। और संस्था, सामाजिक संस्था है भी क्या? नियमों का एक समूह जो कि सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए संगठित होता है। सामाजिक संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, राजनीतिक सत्ता या आर्थिक शोषण? तो सामाजिक संस्था का उद्देश्य है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक समूह में भावनात्मक जुड़ाव किस समूह में अधिक होता है? गौण समूह में, प्राथमिक समूह में, संदर्भ समूह में या राजनीतिक दल में? तो जो भावात्मक जुड़ाव होता है वो आपके प्राथमिक समूह में ज्यादा होता है, क्योंकि प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध होते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक समूह। समूह का अस्तित्व किससे सुनिश्चित होता है? केवल धर्म से, साझा पहचान और सहयोग से, केवल राजनीति से या केवल जाति से? तो जो समूह का अस्तित्व है वह साझा पहचान और सहयोग से सुनिश्चित होता है। समूह का समाज में योगदान क्या है? केवल व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक सहयोग, एकता और साझा पहचान, केवल अराजकता या केवल संघर्ष? तो समूह का समाज में सामाजिक सहयोग के रूप में, एकता और साझा पहचान के रूप में योगदान ज्यादा रहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सामाजिक समूह की पहचान किससे होती है? केवल जाति, केवल धर्म, साझा मूल्य, उद्देश्य और नियम, केवल राजनीति? तो सामाजिक समूह की जो पहचान होती है साझा मूल्य, उद्देश्य और नियम से होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, परिवार का मुख्य कार्य क्या है? केवल शिक्षा देना, सदस्यों की सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना,
केवल धार्मिक गतिविधियां या केवल राजनीतिक प्रशिक्षण? तो परिवार का जो मुख्य कार्य है वो सदस्यों की सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं? केवल संयुक्त, केवल एकल, संयुक्त और एकल, केवल विस्तारित। तो परिवार के प्रकार केवल संयुक्त एक साथ नहीं है, केवल एक भी एक साथ नहीं है और विस्तारित भी नहीं, इसके साथ बाकी परिवार भी जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। अगला प्रश्न है, विवाह किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षिक? तो विवाह एक धार्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार की संस्था है। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रेम, केवल राजनीति, केवल आर्थिक, सामाजिक स्थायित्व और परिवार निर्माण? तो विवाह का जो मुख्य उद्देश्य है वह है सामाजिक स्थायित्व और परिवार निर्माण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मातृक नातेदारी किससे संबंधित है? तो मातृक नातेदारी केवल पिता से संबंधित है, केवल माता से, माता की ओर से, पिता और माता दोनों से। तो मातृक नातेदारी जो होती है वो माता की ओर से होती है, क्योंकि केवल माता इसमें इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि माता की ओर से जितने भी संबंधी होते हैं वो सब मातृक नातेदारी में आते हैं, जैसे मामा हो गए, मामी हो गई, नाना नानी इत्यादि। विवाह में सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, केवल राजनीतिक उद्देश्य, समाज में संबंधों और जिम्मेदारियों का विनियमन, केवल आर्थिक लाभ? तो विवाह में सामाजिक नियंत्रण का जो उद्देश्य होता है समाज में संबंधों और जिम्मेदारियों का विनियमन करना। अगला प्रश्न है आपका, धर्म किस प्रकार की सामाजिक संस्था है? आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सांस्कृतिक या राजनीतिक? तो धर्म जो है वो धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की संस्था है। अगला प्रश्न है आपका, धर्म का मुख्य कार्य क्या है? केवल पूजा करना, केवल सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, केवल आर्थिक स्थिति में, या सदस्यों के आचार, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करने में? तो जो धर्म है, धर्म का जो मुख्य कार्य है वह है सदस्यों के आचार, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण करना धर्म का मुख्य कार्य है। परिवार और विवाह का समाज में क्या योगदान है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल राजनीति, केवल आर्थिक, सदस्यों का पालन पोषण, सहयोग और सामाजिक स्थायित्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो परिवार और विवाह का समाज में योगदान है वो यह है कि ये सदस्यों का पालन पोषण करते हैं, सहयोग और सामाजिक स्थायित्व में योगदान देते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नातेदारी का विकास किससे प्रभावित होता है? केवल धर्म, केवल राजनीति, केवल आर्थिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक मानदंडों से? तो नातेदारी का जो विकास होता है वह प्रभावित होता है सांस्कृतिक और पारंपरिक मानदंडों से। अगला प्रश्न है आपका, परिवार और धर्म किस प्रकार समाज में भूमिका निभाते हैं? नैतिकता, नियम और सामाजिक स्थायित्व प्रदान करके, केवल आर्थिक तौर पर, केवल राजनीतिक, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी चीज का, या कोई भी भूमिका नहीं निभाते? तो परिवार और धर्म नैतिकता, नियम और सामाजिक स्थायित्व प्रदान करके समाज में भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, परिवार का समाज में योगदान किस रूप में होता है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल राजनीति, केवल आर्थिक, सदस्यों के सामाजिकरण, पालन पोषण और सहयोग के माध्यम से? तो परिवार समाज में सदस्यों के सामाजिकरण, पालन पोषण और सहयोग के माध्यम से योगदान देता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विवाह का कानूनी महत्व क्या है? केवल व्यक्तिगत लाभ, केवल आर्थिक, केवल राजनीतिक, या उत्तराधिकार, वैधता और सामाजिक पहचान सुनिश्चित करना? तो विवाह कानूनी तौर पर इसलिए महत्व रखता है क्योंकि ये उत्तराधिकार, वैधता और सामाजिक पहचान सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, सहयोग किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? नकारात्मक, सकारात्मक, विघटनकारी या तटस्थ?
तो जो सहयोग है यह एक प्रकार की एक सकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सहयोग सकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। ये सहयोग किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? सकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? संघर्ष उत्पन्न करना, प्रतियोगिता बढ़ाना, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति या संस्कृति संक्रमण को रोकना। तो सहयोग का जो मुख्य उद्देश्य वह है सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति। अगला प्रश्न है आपका, सहयोग समाज में अधिक पाया जाता है या किस समाज में सहयोग अधिक पाया जाता है? केवल आदिम समाज में, केवल औद्योगिक समाज में, केवल ग्रामीण समाज में या सभी समाजों में? तो सहयोग सभी समाजों में अधिक पाया जाता है। बिना सहयोग के समाज में हम नहीं रह सकते या समाज का स्थायित्व नहीं बन सकता बिना सहयोग के। अगला प्रश्न है आपका, सहयोग का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? हिंसा, भय, ईर्ष्या, सहानुभूति और विश्वास। तो जो सहयोग का मनोवैज्ञानिक आधार है वह है सहानुभूति और विश्वास। संघर्ष का एक प्रमुख परिणाम क्या है? सहयोग, आत्मसात्मीकरण, सामाजिक अस्थिरता या प्रतियोगिता? तो संघर्ष का जो प्रमुख परिणाम है वह है सामाजिक अस्थिरता। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संघर्ष किस प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है? केवल व्यक्तिगत, केवल समूहगत, केवल अंतरराष्ट्रीय या सभी स्तरों पर? तो संघर्ष सभी स्तरों पर प्रक्रिया हो सकती है, यानी कि व्यक्तिगत भी, समूहगत भी और अंतरराष्ट्रीय भी। क्योंकि संघर्ष क्या है, व्यक्तिगत भी होते हैं, सामूहिक भी होते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। संघर्ष और प्रतियोगिता में क्या अंतर है? दोनों समान है। संघर्ष प्रत्यक्ष, प्रतियोगिता अप्रत्यक्ष होती है। दोनों सहयोगात्मक है, कोई अंतर नहीं है। तो संघर्ष और प्रतियोगिता में जो अंतर है वो मुख्य यह है कि संघर्ष प्रत्यक्ष होता है और प्रतियोगिता अप्रत्यक्ष होती है। अगला प्रश्न है, संघर्ष एक सकारात्मक पहलू क्या है? संघर्ष का एक सकारात्मक पहलू क्या है? हिंसा, सामाजिक परिवर्तन की संभावना, अव्यवस्था या अस्थिरता? तो संघर्ष का जो सकारात्मक पहलू है वह यह है कि इसमें सामाजिक परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। संघर्ष के प्रकार कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत, समूहगत, अंतरराष्ट्रीय या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि व्यक्तिगत संघर्ष भी होता है, समूहगत संघर्ष भी होता है और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष भी होता है। तो आंसर हो जाएगा डी। संस्कृति संक्रमण की प्रक्रिया किसमें देखी जाती है? स्थायी समाजों में, केवल परंपरागत समाजों में, भिन्न संस्कृतियों के संपर्क में या सहयोगात्मक समाज में? तो संस्कृति संक्रमण की प्रक्रिया भिन्न संस्कृतियों के संपर्क में ज्यादा देखने को मिलती है। संस्कृति संक्रमण की जो प्रक्रिया है वह विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आने के बाद अधिक देखी जाती है। इसका ऑप्शन यहाँ गलत लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृति संक्रमण किस कारण से होता है? युद्ध, व्यापार, प्रवासन, ये सभी? तो सांस्कृतिक संक्रमण इन सभी के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृति संक्रमण का एक उदाहरण कौन सा है? स्वतंत्रता आंदोलन, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, औद्योगिक क्रांति या सहयोग? तो भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव संस्कृति संक्रमण का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृति संक्रमण की एक प्रमुख प्रक्रिया क्या है? आत्मसातीकरण, सांस्कृतिक उधार, सहयोग या संघर्ष? तो संस्कृति संक्रमण की एक प्रमुख प्रक्रिया है कल्चर बोरोइंग, यानी कि सांस्कृतिक उधार। संस्कृति संक्रमण का परिणाम क्या होता है? समाज स्थिर हो जाता है, संस्कृति में परिवर्तन और मिश्रण होता है, प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है, संस्कृति अपरिवर्तित रहती है। तो संस्कृति संक्रमण का जो परिणाम होता है वो ये होता है कि संस्कृति में परिवर्तन और मिश्रण आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक संरचना का अर्थ क्या है? समाज का क्षेत्रफल, समाज की जनसंख्या, समाज के विभिन्न घटकों की
संगठित व्यवस्था या समाज का इतिहास। तो सामाजिक संरचना का जो अर्थ है वो यह है कि समाज के विभिन्न घटकों की संगठित व्यवस्था को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सोशल स्ट्रक्चर इज एन एब्स्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्टेटस एंड रोल्स। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है आपके मैकाइवर एवं पेज की। एवं पेज कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना है यह भूमिका और परिस्थिति की एक अमूर्त व्यवस्था है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक संरचना किससे बनी होती है? केवल संस्थाओं से, केवल व्यक्तियों से, संस्थाएं, समूह, स्थिति एवं भूमिका से, या केवल परंपराओं से? तो सामाजिक संरचना आपकी संस्थाएं, समूह, स्थिति एवं भूमिका इन तीनों से मिलकर बनती है। लोकतंत्र और समानता किस श्रेणी के मूल्य हैं? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक? तो लोकतंत्र और समानता जो है वो राजनीतिक श्रेणी के मूल्य है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष किस सिद्धांत से संबंधित है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सांस्कृतिक अंतराल, कार्यात्मकवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद? तो परंपरा और आधुनिकता के बीच जो संघर्ष होते हैं वह सांस्कृतिक अंतराल यानी कि जिसे कल्चर लैग बोलते हैं, इस सिद्धांत से संबंधित है। मूल्य का मुख्य कार्य क्या है? कानून लागू करना, व्यक्ति और समूह के आचरणों को नियंत्रित करना, राजनीति संचालित करना, तकनीकी विकसित करना? तो मूल्य का जो मुख्य कार्य है वह है व्यक्ति और समूह के आचरणों को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। परंपराएं कैसे संरक्षित रहती है? फैशन से, अनुकरण और सामाजिक आदतों से, राजनीति से या कानून से? तो परंपराएं अनुकरण और सामाजिक आदतों से संरक्षित रहती है, क्योंकि परंपरा क्या है? परंपरा आपकी संस्कृति का ही एक रूप है, और संस्कृति क्या है? सीखा हुआ व्यवहार, और जो हमारा सीखा हुआ व्यवहार है सीधी सी बात है उसका हम अनुकरण करते हैं सामाजिक आदतों के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, मूल्य किससे प्रभावित होते हैं? केवल राजनीति, धर्म, संस्कृति और शिक्षा, केवल प्रशासन, केवल तकनीकी? तो मूल्य जो है वो धर्म, संस्कृति और शिक्षा से प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र नाम देने से पहले ऑगस्ट कोम्टे ने इसे क्या नाम दिया था? तो ऑगस्ट कोम्टे ने सोशियोलॉजी नाम देने से पहले, सोशियोलॉजी नाम देने से पहले समाजशास्त्र को कहा था सोशल फिजिक्स। ठीक है, सामाजिक भौतिकी। यहाँ फिजियोलॉजी दिया हुआ है, फिजियोलॉजी सही नहीं है, सोशल फिजिक्स सही नाम है। तो समाजशास्त्र नाम देने से पहले ऑगस्ट कोम्टे ने इसे क्या कहा था? सामाजिक भौतिकी। हेनरी जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं सामाजिक समूहों का अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन, समुदायों का अध्ययन? तो सामाजिक समूहों का अध्ययन ये हो जाएगा सही आंसर। समाजशास्त्र को हैरी जॉनसन क्या मानते हैं? सामाजिक समूहों का अध्ययन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? होबहाउस, दुर्खीम, गिन्सबर्ग या सिमेल? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सिमेल। स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ सिमेल का नाम जुड़ा हुआ है। निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानता है? मैक्स वेबर, हेनरी जॉनसन, रॉबर्ट बी रिस्टर्ड या इमाइल दुर्खीम? तो इमाइल दुर्खीम समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन मानता है। इसकी ये परिभाषा भी है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। किसने कहा है? इमाइल दुर्खीम ने। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? मैक्स वेबर, सोरोकिन, दुर्खीम, सिमेल? तो सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विश्लेषण प्रस्तुत किया आपके सिमेल ने और मैक्स वेबर ने। तो दोनों राइटर सही हैं आपके, लेकिन अगर आप आंसर लगाओगे तो सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक जो संप्रदाय के राइटर हैं वो है आपके जॉर्ज सिमेल, और सामाजिक संबंधों का सर्वप्रथम समाजशास्त्र में अध्ययन करा आपका मैक्स वेबर ने। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का वो हो जाएगा आपका जॉर्ज सिमेल। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विश्लेषणात्मक रूप किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया आपके जॉर्ज सिमेल ने। तो यहीं पर आपकी सीरीज खत्म होती है।
उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत ही ध्यान से सुनी होगी। नमस्कार।